Hello everyone, welcome to our unit number 10, the S block elements. As we know that we completed a theoretical portions, and from this lecture we start NCERT in-text solved questions, and then after exercise, and after the completion of exercise we move to the NCERT exemplar. So this is our basic a procedure about any if I complete any chapter. So first I completed the theoretical portions in a very deep manner, then I proceed towards to the NCERT in-text either solved or unsolved questions, then after NCERT exercise, and then after exemplar. So first we start with the NCERT in-text solved questions. They are given in your textbook is a problem 10.1. What is the oxidation state of K in KO2? We know that the K is +1 and O2 is -1, because out of this we know that the K is +1, so is obviously that O2 is -1 and O2 is -1. So the oxidation state of potassium is +1, right? And O2 -1, what is the meaning of this O2 -1? It's a superoxide, and O2 -2 is called as an peroxide. Fine. Next is problem number 10.2. What they given here, Cl2 to Cl minus. The meaning of Cl2 to Cl minus means they gain electron. They gain electron means they are given a reduction potential. And the reduction potential for this chlorine is plus 1.36. I2 to I minus is plus 0.53 volt. Ag plus 1 to Ag plus 0.79. Mind well, all are reduction potential. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा Cl2 to Cl minus रिडक्शन है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो डिफर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा. समझ में आ रहा है? वो आपने ईएमएफ श्रेणी, ईएमएफ सीरीज जो होती है उसमें आपने देखा होगा कि इन द केस ऑफ I2 माइनस सेम रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल आपको लगाया हुआ है. आपको क्या बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब मुझे सामने वाले का क्या करना है, रिडक्शन करना है, यानी अपना क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है. तो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, या हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल कम होना चाहिए. तो यहाँ पे कम से कम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कहाँ पे बताई गई है, ये -3.04, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन लेने का बहुत डिफिकल्ट है, इसके बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस करेगा. तो लिथियम आ जाएगा, फिर बाद में सोडियम आ जाएगा. अब देखिए आयोडीन में प्लस 0.53 वोल्ट है तो वो आ जाएगा. अब Ag और Cl में आप देखिए कम वैल्यू यहाँ पे 0.7 है, तो पहले Ag और बाद में Cl माइनस. तो इस तरह से हम लिथियम का, सोडियम का, आयोडाइड का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, Ag का और Cl माइनस का जो रिड्यूसिंग एजेंट का जो मुझे यहाँ पे जो ऑर्डर है, और यहाँ पे भी ये दोनों माइनस फॉर्म में दिए हैं और बाकी के सभी उसने न्यूट्रल फॉर्म में दिए हैं, तो आंसर भी हमें उसी तरीके से देना पड़ेगा. थर्ड वन है प्रॉब्लम 10.3. वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक नहीं बोला है उसने, क्या बोला है, पैरामैग्नेटिक. ये तो मेरा केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि KO2 में K प्लस है और O2 माइनस है. O2 माइनस का मतलब है कि वो सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड में O2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 8 to the 16 + 1 यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स का मुझे उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम लगाना पड़ेगा. 17 एक तरह से आप देखेंगे ना तो पहले से फिगर ही क्या है, ओड है या इवन है, ओड है. अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ओड होता है तो इसका मतलब अनपेड ही होगा, और अनपेड होगा तो वो पैरामैग्नेटिक में ही चला जाएगा. सो O2 माइनस में जो पाई स्टार 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम जैसे फील कर रहे हैं, वो अनपेड पोजीशन में होने की वजह से KO2 इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर. इसी तरह से हमें यहाँ पे दिया गया है कि प्रॉब्लम 10.4 है, व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. क्या बोल रहे हैं आपको, अल्कलाइन अर्थ के हाइड्रोक्साइड. मैंने बहुत पूरा डिटेल में आपको समझाया था. अगर कई स्टूडेंट्स मुझे इस तरह से भी जैसे मुझे व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और सर जी आप बहुत डेप्थ में समझाते हो तो इतना जरूरी है. मैंने बोला था उसको
कि मैं इतना ही पढ़ाता हूं कि जितना आपकी बुक में आपको बिटवीन टू वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई रेफरेंस होगा या कोई एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस पूछा जाएगा या एक्सरसाइज में होगा या कोई एनडीए की एग्जामिनेशंस में कोई क्वेश्चन डाला हुआ है, तो मैं सभी को उसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेरे पर पूरा ट्रस्ट रखिए, क्योंकि मैं जितनी डेप्थ ले जाने की प्रोसेस कर रहा हूं वो आपके बेनिफिट में ही है। देखिए ये बेनिफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। Why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increase down the group? जैसे 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 हम नीचे चले जा रहे हैं, यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछा गया है, उसने क्वेश्चन में आंसर लगा दिया है। क्या लगा दिया है कि सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने की वजह क्या होती है? आपको मालूम है कि जब भी मैं सॉल्युबिलिटी वर्ड्स यहाँ पे मेंशन करता हूं तो मेरे पास फटाक से मेरे दिमाग में दो बत्ती चलनी चाहिए। पहला तो मेरा लेटाइस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है और दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन एंथैल्पी। और मुझे मालूम है कि लेटाइस एंथैल्पी से ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाए, यानी इसकी एनर्जी इतनी रिलीज कर दे, तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सही है कि अगर मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि अमोंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स द एनायन बीइंग कॉमन द केटायनिक रेडियस विल इन्फ्लुएंस। देखिए सभी में OH माइनस तो कॉमन है, तो अभी मुझे क्या देखना पड़ेगा? केटायन ही देखना पड़ेगा, यानी मुझे देखना पड़ेगा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, राइट। तो मुझे मालूम है कि जैसे जैसे हम केटायन की साइज बढ़ाते जाएंगे, इन्फ्लुएंस द लेटाइस एंथैल्पी पे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेटाइस एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैंने तभी भी बोला था कि इतनी डिक्रीज नहीं हो पा रही है, नियर अबाउट होती है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो उसकी सामने ज्यादा बढ़ जाती है। So lattice enthalpy decrease much more than the hydration enthalpy with increased ionic size. इसी वजह से solubility increase as we go down in the group. नेक्स्ट 10.5 में वही क्वेश्चंस फिर से डाला हुआ है। आप देखिए ये हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चंस डाला हुआ था, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स का क्वेश्चंस है। Why does the solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfates in water decrease down the group? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो हमें तो फंडा आपको मालूम ही है कि the size of anions being much larger compared to the cations, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट यानी CO3-2 का साइज बड़ा है, SO4 का साइज बड़ा है, तो इसकी वजह से लेटाइस एंथैल्पी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। बट जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे तो उसकी साइज ज्यादा होने की वजह से जो पानी को उसके साथ जुड़ना चाहिए वो हाइड्रेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज एज फाउंड फॉर द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स। हमने तो उस समय स्टेबिलिटी की भी बात यहाँ पे मैंने आपको समझाई थी। अब देखिए मेरा लेक्चर फिर से भी आप एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। After the completion of this NCERT solved questions, now we move to the exercise. तो एक्सरसाइज में मुझे यहाँ पे 10.1 में क्या दिया हुआ है देखिए। What are the common physical and chemical features of alkali metals? एक तरीके से देखे तो ये तो थोड़ा बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। मैं आपको थोड़ा इसको सुपरफिशियली मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एक तरह से लिखेंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कली मेटल्स, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि लार्ज एटॉमिक रेडियस, फिर दूसरा था लार्ज आयोनिक रेडियस, तीसरा था लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा वाला था हाइड्रेशन एंथैल्पी, पांचवा वाला था +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी यूनिपॉजिटिव आयन, छठा मैंने दिखाया था मेटालिक कैरेक्टर। आप मेरा लेक्चर्स भी देख लीजिए उसी समय के। मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी पॉइंट नंबर 7 में बात की थी। फिर मैंने 8वें पॉइंट में मैंने दिखाया था नेचर ऑफ बॉन्ड्स, जो आयोनिक बॉन्ड्स की बात यहाँ पे समझाई थी। 9 वाला पॉइंट था वो डेंसिटी का, मैंने यहाँ पे दिखाया था। 10th वाला था वो था फ्लेम कलराइजेशन, यानी लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम पेल वायोलेट, रुबिडियम रेड वायोलेट, सीजियम ब्लू, इस तरह से कलर दिखा रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट मैंने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दिखाया था 11 नंबर वाला, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मेरी तरह से मैंने आपको समझाया था, मेरी बुक में इतना दिया नहीं है,
वो शॉर्ट में उसने वो एक ही पैराग्राफ में सब कुछ ये डाल दिया है। दूसरा है केमिकल। तो केमिकल में तो भी मैंने आपको समझाया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखनी है तो आपको ये पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर फर्स्ट मैंने दिखाया था, फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैंने ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर और मॉइस्चराइजर दोनों को मैंने कंबाइन करके भी एक समझाया था। नेक्स्ट मैंने समझाया था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन भी मैंने दिया था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अमोनिया, राइट, यानी लिक्विड अमोनिया, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, और एक पॉइंट मैंने दिखाया था रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ये सभी मुझे कहां पे दिखाने पड़ेंगे मुझे? सो दिस आर द कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े टाइटल लिखने पड़ेंगे कि फिजिकल में इतने हैं और केमिकल में इतने मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सेम दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से डाला हुआ है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी मुझे सेम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मुझे मालूम है कि जैसे मैं यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात करता हूं तो हमें मालूम है कि ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले हमने क्या डिस्कस किया था? एटॉमिक रेडियस, दूसरा वाला था आयोनिक रेडियस, तीसरा वाला था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा वाला था हाइड्रेशन एंथैल्पी, पांचवा वाला था डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका किस तरह से यहाँ पे मुझे मिल रहा है। फिर मैंने दिखाया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से है। सातवां पॉइंट मैंने दिखाया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आठवां मैंने सेम उसी ऑर्डर से मैं जा रहा हूं जितना जैसा मैंने अल्कली में बोला था, नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स, देन मैंने डेंसिटी के बारे में बात की थी, और 10th पॉइंट था फ्लेम कलराइजेशन। वहां पे 11th वाला पॉइंट था, ये वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्कली की स्पेशलिटी है और स्पेशल इन द केस ऑफ सीजियम रुबिडियम की वो स्पेशलिटी थी। और बाद में मैंने जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जैसे मैंने बात की थी तो वहां पे मैंने पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर यानी जो हाइड्रोक्साइड के जो फॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में, देन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो किस तरह से जुड़ रहे हैं। फिर मैंने आपको दिखाया था कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन किस तरह से होता है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन किस तरह से हो पा रहा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कार्बन किस तरह से हो पा रहा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड का भी मैंने आपको वहां पे पॉइंट समझाया था। फिर मैंने सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया जो अल्कली में देखा था उसी तरह से मैंने देखा था, और एक मेन पॉइंट मैंने आपको दिखाया था और वो था रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ये आपको जो टाइटल्स है वो यहाँ पे आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, इसलिए 10.1 और 10.2 के बारे में इस तरह से मैंने बात की थी। अभी हम 10.3 में चले जा रहे हैं, व्हाई आर द अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। तो मैं आपको इसका आंसर के साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। देखिए, व्हाई आर द अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। तो सेम है, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, सो हेंस दे डू नॉट अकर इन द फ्री स्टेट, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को करने के लिए वो हाईली एक्टिव होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरह से फास्ट वो आपका रिलीज कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2। हमें मालूम है कि कहीं भी सोडियम का क्वेश्चन पूछा जाए +1 से तो होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड ग्रुप है तो उसमें O-1 होते हैं। फाइन। फिर यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, यानी सोडियम है वो पोटेशियम से लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, यानी पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। एक तरह से इस तरह से भी हम देख सकते हैं। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने जो मेरा लेक्चर्स आप फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे एक तरह से तो रिक्वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके बेनिफिट में ही है। आप देखिए 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कई बार बोला है कि वो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है। आप 2 4 5 बार देखेंगे तभी लाइन टू लाइन आपको पता चलेगा। मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना आपकी, वो कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक दी हुई है, यानी इतनी डिटेल्स में वो एक लाइन लिखते हैं लेकिन बिटवीन 2 वर्ड्स क्या होते हैं मैं इस तरह से अपनी तरह से डिफाइन करके मैंने आपको पूरा डेप्थ में समझाया था। वहां पे मैंने डेटा भी दिया हुआ था। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम होते हैं 496 किलो जूल पर मोल और सोडियम के होते हैं 520 किलो जूल पर मोल।
राइट। तो उसकी वजह से ये होगा कि इसमें मुझे 496 कैलोरी देनी है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और ये भी नहीं लिखे तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट द साइज, एटॉमिक साइज ऑफ potassium is compared to the sodium is higher in nature, is greater in nature. So it's easy to remove electron from potassium as compared to the sodium. और यहाँ पे डेटा कैसा, जैसे एक और डेटा भी है, मोर प्रिसाइसली मुझे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि पोटेशियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल है वो -2.92 है और सोडियम का -2.71 है। यानी पोटेशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2.92 होगा और यहाँ पे +2.71, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं इसके सामने। नेक्स्ट मुझे पूछा गया है कंपेयर द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है, यानी दोनों को साथ में मिला के चलना है। हमें मालूम है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बिकॉज ऑफ द हायर न्यूक्लियर चार्ज, राइट, मुझे मालूम है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ द कॉरेस्पोंडिंग, हमें ज्यादातर यही डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चले जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से तो उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगा, यानी मुझे ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी एनर्जी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स में यहाँ पे दिया हुआ है द ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड, हमें मालूम है, एंड दिस हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, वो भी हमें मालूम है। लेकिन हमें मालूम है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स इज लोअर और समटाइम्स इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल इज हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कलाइन। तो जो MOH बॉन्ड है वो मुझे उसको ब्रेक करना है, तो मुझे दिक्कत थोड़ी अल्कलाइन में आएगी, यानी अल्कलाइन में OH माइनस इजीली रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक देन द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स। एक यहां पे दिया हुआ है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, राइट। देखिए सॉल्युबिलिटी में भी मैंने आपको बोला था कि स्मॉलर साइज एंड हायर आयोनिक चार्ज, एक तो साइज इसकी जिसकी स्मॉल होगी और जिसका आयोनिक चार्ज ज्यादा होगा, तो लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से अल्कली से ज्यादा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो थोड़ा कम सॉल्युबल होते हैं। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन डाउन द ग्रुप ड्यू टू द लार्जर डिक्रीज इन द लेटाइस एंथैल्पी एज कंपेयर टू देयर हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये दोनों के बारे में बात यहाँ पे आपको समझाई हुई है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इज दैट वाज लिथियम सो सिमिलर टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर। तो वो जो हमें जो इसका एनोमैलस बिहेवियर का जो मैंने पूरा पॉइंट आपको दिखाया था वही आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से लिथियम है वो मैग्नीशियम से अपना केमिकल बिहेवियर दिखा सकता है। एक्सप्लेन why alkali and alkaline earth metals can't be obtained by chemical reduction method, यानी मुझे रिडक्शंस करके मैं क्यों उसको नहीं निकाल सकता हूं। तो मैंने आपको बोला था उस दिन भी कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर देमसेल्व्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो सामने वाले का रिडक्शन करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं, एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटर देन देम आर नॉट अवेलेबल। लेकिन उससे बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मुझे उसमें से रिडक्शन करने के लिए उससे भी बढ़िया लेना पड़ेगा, तो उससे तो मेरे पास है ही नहीं। सो देयरफॉर दिस मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शंस ऑफ देयर ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। फिर यहाँ पे मुझे दिया गया है क्वेश्चंस, व्हाई आर पोटेशियम एंड सीजियम रादर देन लिथियम यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कब रिलीज होगा, जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा होगी, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो ही निकलेगा। तो हमें मालूम है कि पोटेशियम एंड सीजियम है मच लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन दैट ऑफ लिथियम, क्योंकि लिथियम की साइज बहुत कम है, तो यानी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, यानी मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसके रिजल्ट्स में क्या होगा, मेटल्स ऑन एक्सपोजर टू द लाइट they easily emit electrons but lithium does not. That's why potassium and cesium rather than lithium are used in photoelectric cell. इसमें इसको कैथोड की तरह इसको यूज कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन एन अल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया द सॉल्यूशंस कैन एक्वायर डिफरेंट कलर। क्यों इसके डिफरेंट कलर आते हैं? हमें सब कुछ पता है। एक्सप्लेन द रिएक्शंस फॉर दिस टाइप ऑफ कलर चेंज। तो मैंने उस दिन भी समझाया था अल्कली में कि द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड एमोनिया एग्जिबिट जैसे डीप ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर होता है, बिकॉज एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, तो वो दे एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग रेड रीजन ऑफ द विजिबल लाइट। So, however, if the concentration increase above 3 molar, जैसे 30 से ज्यादा हो जाएगा, the color change to copper bronze, right? And the solutions acquire metallic luster due to the formation of metal ion cluster. फिर 11वां क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें दिखाया है वो है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू फ्लेम वेयर अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू शो। तो हमें मालूम है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की साइज क्या होती है, बिल्कुल स्मॉल होती है। तो इसकी वजह से द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज मच मोर हायर देन दैट ऑफ द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल। So it's required a large amount of energy for excitations of this electron to the higher energy state. So such a large amount of energy is not available in Bunsen flame. Therefore, these metals do not impart any color to the flame. फिर मुझे 12 नंबर में क्वेश्चंस में मुझे डाला गया है कि डिस्कस द वेरियस रिएक्शंस दैट अकर्स इन द सॉल्वे एमोनिया प्रोसेस। तो हमें मालूम है कि सॉल्वे एमोनिया प्रोसेस में क्या हुआ था कि व्हेन वी पास अ CO2 गैस थ्रू NaCl यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या हम इसको ब्राइन भी बोल सकते हैं, सैचुरेटेड विथ अमोनिया। सो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, सो इट्स प्रेसिपिटेड। फिर मैंने उसको हीट करके कार्बोनेट में डाल दिया था। सो CO2 नीडेड फॉर दिस रिएक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्विक लाइम, राइट। जैसे मैं यहाँ पे आपको रिएक्शंस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट CO2 निकलेगा और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एमोनिया नीडेड फॉर दिस पर्पस इज प्रिपेयर्ड बाय NH4Cl, जो मैंने अगले यहाँ पे जो रिएक्शंस हमें आगे लिखा हुआ था, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे, राइट, यहाँ पे NH4Cl जो यहाँ पे आपको मिल रहा है NH4Cl, तो वो NH4Cl मैं फर्दर यूज करूंगा CaOH ट्वाइस के साथ, तो वो एमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर में चला जाएगा। देयरफॉर द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस इज कैल्शियम क्लोराइड। એટલે बाय प्रोडक्ट एक कैल्शियम क्लोराइड ही है, बाकी सभी तो उसमें एक तरह से यूज ही हम कर रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सॉल्वे प्रोसेस। तो मैंने आपको बोला था उस दिन भी कि पोटेशियम कार्बोनेट, क्योंकि मेरे तो प्रोसेस में सोडियम का ही था, पोटेशियम का तो सॉल्वे, मैंने सॉल्वे एमोनिया लिसिस की जो शॉर्ट नोट में जिस दिन पढ़ा रहा था उसमें लास्ट स्टेटमेंट में बोला था कि पोटेशियम कार्बोनेट कांट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज कंपेयर टू द सोडियम बाइकार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल, तो उसका प्रेसिपिटेट ही नहीं मिलेगा। तो when CO2 is passed through a concentrated solution of KCl, तो वो soluble हो जाएगा, तो precipitate की तरह से नहीं मिलने की वजह से हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। Why Li2CO3 decomposed at lower temperature where Na2CO3 at a higher temperature? अब देखिए आपको NCERT की जो एक्सरसाइज है कितनी बढ़िया वाली एक्सरसाइज है, आपको समझ में आ गया होगा, या आपका जो टीचर्स है या आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो अच्छी तरह से एक्सपर्ट होगा, तो ही आप एक तरह से आप समझ सकेंगे। मैंने आपको बोला था कि Li2CO3, देखिए Li2CO3 है ना, वो सॉल्ट है, और सॉल्ट होता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वीक एसिड और LiOH वीक है, यानी वीक बेस होता है वो CO2 को इतनी तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी Li2CO3 है वो डिकम्पोज लोअर टेम्परेचर में हो जा रहा है। देखिए, लेकिन जैसे NaOH होता है विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन LiOH, सो दे कैन सो इट कैन अट्रैक्ट CO2 मोर स्ट्रांगली, यानी Na2CO3 में से मुझे CO2 निकालना हो तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन Li2CO3 में से क्योंकि वो वीक होता है, बेस ही वीक है, तो वो उसी तरह से पूरा होल्डिंग नहीं कर पा रहा है। तो ये तरह से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दिया गया है
कि कंपेयर द सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स विद दोज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी हमें कंपेयर करना है। ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थियरी के लिए भी है और मेनली फॉर एनटीए एग्जामिनेशंस। अल्कली मेटल्स में हमें मालूम है नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स जो भी होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि हम जैसे देयर सॉल्युबिलिटी हाउएवर इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्योंकि लेटाइस एनर्जी उसमें डिक्रीज मोर रैपिडली होती है वो हाइड्रेशन की वजह से। लेकिन अल्कलाइन अर्थ में क्या होता है कि नाइट्रेट्स ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और उसमें भी जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी कम होने की वजह से वो नाइट्रेट्स में हमें ये सॉल्युबिलिटी में एक जो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। फिर जो कार्बोनेट और सल्फेट जो हम देख रहे हैं उसकी साइज ज्यादा होने की वजह से इन पर्टिकुलर ग्रुप इसमें लेटाइस एनर्जी में कोई जैसे विच रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, but the hydration energy decrease down the group very rapidly, right? So the solubility of alkaline earth carbonates and sulfates decrease down the group. लेकिन मैंने आपको इस दिन भी बोला था कि B+2 और Mg+2 होते हैं, उसकी लेटाइस एनर्जी वो जो होती है हाइड्रेशन एनर्जी वो लेटाइस एनर्जी से ज्यादा होने की वजह से BeSO4 एंड MgSO4 आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होती जा रही है। थर्मल स्टेबिलिटी में हम देख सकते हैं नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी। मैंने अभी आपको बोला था कि नाइट्रेट्स ऑफ जो भी हो, अल्कली हो या अल्कलाइन हो, विच इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो, इसके जो रिस्पेक्टिव नाइट्राइट कंपाउंड है और ऑक्सीजन दिखा देंगे। लेकिन जो लिथियम होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं उसके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से वो लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चले जा रहे हैं। कार्बोनेट्स में भी मैंने आपको दिखाया था, उस दिन भी मैंने डेटा भी दिया हुआ था, बुक में नहीं है फिर भी मैंने ये डेटा दिया हुआ था कि कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड CO2। फर्दर एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है मेटल का जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता रहा है, जैसे जैसे कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे BeCO3 लेस देन 273 है, यहाँ पे 163 है। डायगोनल रिलेशन में सेम वही प्रॉब्लम होगा कि लिथियम और मैग्नीशियम में Li2CO3 डिकम्पोज इन द सेम वे जैसे MgCO3 में होता है। सल्फेट्स के बारे में भी मैंने वही आपको समझाया हुआ था कि सल्फेट्स ऑफ द alkaline sulfates of the alkaline earth metals decompose on heating give the oxides and SO3, वो SO3 दे पा रहे हैं। जैसे अदर अल्कली मेटल्स जो भी होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था कि अल्कली मेटल्स जो भी द टेम्परेचर ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस सल्फेट्स इज इंक्रीज एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल। देखिए 773 से वो बढ़ता ही जा रहा है, और लिथियम के और में वो तो कॉमन है क्योंकि इसका डायगोनल रिलेशनशिप से। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरा जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड, हाउ वुड यू प्रिपेयर सोडियम मेटल। मुझे सोडियम मेटल भी लेनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाना है, सोडियम पेरोक्साइड भी बनाना है और सोडियम कार्बोनेट भी बनाना है। तो मैंने आपको दिखाया था कि सोडियम मेटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ करना पड़ेगा ब्राइन का, यानी NaCl और CaCl2 का 40-60 का मिक्सचर डाउन सेल में मुझे लेना पड़ेगा, और नियर अबाउट 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं रिएक्शंस करवाऊंगा। तो कैथोड होता है वो माइनस होता है, वहां पे प्लस Na लिक्विड आ जाएगा और एनोड पे ये आ जाएगा। फिर मैंने आपको बोला था कि NaOH के लिए तो मुझे ये जो सेम प्रोसेस है वो मुझे कास्टनर कैनल सेल में यूजिंग मर्क्यूरी एज ए कैथोड एंड कार्बन एज ए एनोड, और जो सोडियम मेटल है विच इज डिस्चार्ज एट द कैथोड कंबाइंस विथ मर्क्यूरी टू फॉर्म अ सोडियम एमालगम, और क्लोरीन है वो निकल जाएगा एनोड पे। तो ये जो रिएक्शंस आपने देखा होगा, और ये जो सोडियम एमालगम होता है उसको पानी में डाल के NaOH और यहां से मर्क्यूरी निकल जाएगा और H2। पेरोक्साइड तो सिंपल है कि सोडियम पेरोक्साइड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इन एक्सेस ऑफ एयर मुझे करना पड़ेगा। इनिशियली दे फर्स्ट फॉर्म अ सोडियम ऑक्साइड एंड देन रिएक्ट्स विथ मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सोडियम पेरोक्साइड।
फिर है सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सो मुझे लेना हो तो सोलवे अमोनिया प्रोसेस से मैं कर सकता हूं कि when CO2 is passed through a concentrated solution of a brine saturated with ammonia sodium bicarbonate, तो मुझे NaHCO3 की स्पेरिंगली सोल्यूबल होने की वजह से वो मुझे प्रेसिपिटेट मिलेंगे और फिर मैं उसको हीटिंग करके Na2CO3 में ले आऊंगा। तो ये सभी रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और आज का मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं, क्वेश्चन 17। बाद में नेक्स्ट हम 18 में चले जाएंगे। What happens when magnesium is burned into air? तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में हम बर्न करेंगे तो वो MgO में चला जाएगा। क्विक लाइम को मैंने सिलिका के साथ, क्योंकि हमें मालूम है क्विक लाइम है वो बेसिक है, सिलिका एसिडिक है, मैंने ये रिएक्शन आपको दिया हुआ था, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। वेन उसको क्लोरीन के साथ, जैसे स्लैक्ड लाइम है उसको क्लोरीन के साथ, तो ब्लीचिंग पाउडर में चला जाएगा। और कैल्शियम नाइट्रेट को मैंने जैसे हीट किया हुआ है, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू देयर कैल्शियम ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में वो यहाँ पे प्रोसेस कर पाएगा। तो ये आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 के बारे में आपको पूरा डिटेल में मैं उसकी पीडीएफ भी आपके साथ इसके साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि आपको उसमें से क्वेश्चंस का आंसर या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक अवेलेबल न हो तो भी आप उसमें से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।